इन दोनों के बीच जो हमारा सक्सेस आइडेंटिटी गैप होता है, इसके बीच में जो पैरामीटर डिफरेंस जो क्रिएट होता है, वो एक्चुअली होता कैसे है कि उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए वी हैव टू रीच अ सर्टेन, उस सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के लिए वी हैव टू रीच अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स जो हमें फुलफिल करने होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, दैट दीज आर द पैरामीटर्स। अगर ये पैरामीटर्स आपकी लाइफ में फुलफिल्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस फ्रीक्वेंसी को एमिट करने स्टार्ट कर देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब इस क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अभी इस सेशन तक में जो ये वीक होगा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ना नोट मेकिंग तो आगे तक रहेगी, ये फॉर श्योर रहेगा। आप जब भी बैठे अपने पास में एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेके बैठे। अब मनोज जी आपके पास भी अगर ना हो तो आप कर दीजिएगा, हो सके तो प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिएगा, ज्यादा बेटर कॉन्फ्रेंस रहता है। सर आपके पास है अभी नोट पैड और वो एक बार आप भी ले आइए प्लीज। हाँ जी मेरे पास है। आगे सर। हाँ जी आगे। ठीक है डन। ओके, तो इस बार जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे 4 स्टेजेस। दैट कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जो एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ के अंदर अगर एक सक्सेस आइडेंटिटी गैप में वो एक 4 लेवल्स के हम बारे में बात करेंगे कि जिनमें एक ह्यूमन बीइंग ट्रैवल करता है, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग इट रिमेन्स इन फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो वो कैसे कैसे ट्रैवल करता है और क्या क्या उनकी रहने के रीजंस होते हैं उसके अंदर, उस स्टेज के अंदर, वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज जो एक ह्यूमन बीइंग की होती है ना, व्हेन ही रिमेन्स एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, इज द स्टेज ऑफ विक्टिमहुड। इस स्टेज में ह्यूमन जो पर्सन है वो ब्लेम कर रहा होता है अपने सर्कमस्टांसेस को, जो आसपास के लोग हैं उन्हें, या फिर अपने परवरिश को, या फिर किसी भी जो आउटर सर्कमस्टांसेस हैं उन्हें ब्लेम कर रहा होता है कि दीज आर द रीजंस फॉर माय फेलियर। वो एक्सक्यूजेस बनाने शुरू कर देता है अपने सर्कमस्टांसेस को लेके, अपने जो भी उसका एनवायरनमेंट रहा है उसे लेके, या इस तरीके के कोई भी एक्सक्यूज क्रिएट करने लगता है कि दीज आर द रीजंस, दैट्स व्हाई आई एम लैकिंग इन माय लाइफ, जो भी अपने गोल्स हैं। कुणाल जी हैव आल्सो ज्वाइंड। कुणाल जी अपनी वीडियो ऑन कर दीजिएगा प्लीज। हेलो कुणाल जी, आपने हेलो सर। मनोज जी ने भी ऑन कर दी है फाइनली। वेलकम सर। अच्छा मनोज जी, कुणाल जी आप एक बार अनम्यूट करके बता सकते हैं एक बार, आपने अभी वो ले लिया ना अपना नोटपैड और वो पेन साथ में है आपके? हाँ मेरे पास है सर। है ना? आपने डांस क्लासेस का जो आपने मिस किया था कुणाल जी, आपने रिव्यू कर दिया था दोबारा से डांस क्लास को? सर नहीं सर अभी नहीं हो पाया, रिव्यू है, अभी नहीं हो थोड़ा पाया। सा एंगेजमेंट ज्यादा था, मैं कर लूंगा लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आज की क्लास लेकिन के बाद ना कर लूंगा मैं इसको। ठीक है फॉर श्योर कर दीजिएगा। क्योंकि देखो मैं यस सर। मेन रीजन क्या है कि आप जैसे ही इसे मिस आउट करना शुरू करेंगे ना इस कोर्स को, वैसे वैसे ये चीजें ना अप्लाई करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आपके पास नहीं में सर डन। कंटेंट तो हो जाएगा, कंटेंट आ गया हाँ आपके पास में, अगर आप नोट मेकिंग करी तो कंटेंट आ गया, बट उसे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अपने लाइफ के अंदर, और अप्लाई ठीक नहीं है हुआ सर। तो कोई पॉइंट रहेगा नहीं किसी चीज का, राइट? तो मेन चीज ये है कि वो धीरे धीरे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप, मैं एक एक स्टेप आपके लिए इंक्लूड करता जाऊंगा, तो उसे एक स्टेप बाय स्टेप तौर पे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें धीरे धीरे, छोटा छोटा करके। ठीक है सर। ठीक है सर। तो लास्ट क्लास का जो भी टास्क थे आप चाहे तो उन्हें कर सकते हैं। इस क्लास के लिए अब मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आई हैव टोल्ड बिफोर दैट वी लिव इन 4 स्टेजेस इन आवर लाइफ्स। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो स्टेज होती है विक्टिमहुड की। विक्टिमहुड में क्या होता है कि इंसान अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने जो आउटर लोग हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में वो पैदा है, जिस तरीके में रह रहा है, जो भी उसका आउटर सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हें वो ब्लेम कर रहा होता है दैट दीज आर द रीजंस फॉर माय फेलियर्स। अपने बॉस को ब्लेम कर रहा हो मे बी कि मेरा बॉस रूड है,
इस वजह से वो मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा है, या फिर अपनी कंपनी को ब्लेम कर रहा हो, या फिर किसी भी आउटर सर्कमस्टेंसेस को वो ब्लेम कर रहा होता है। दीज आर द रीजंस, दैट्स व्हाई आई एम लैकिंग इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम फेलिंग इन माय लाइफ। वो इस तरीके के एक फ्रेम के अंदर जी रहा होता है अपनी जिंदगी को। वो ये सोच रहा होता है कि दैट उसकी जो लाइफ है ना वो एक इफेक्ट है और समवन एल्स इज कॉजिंग इट। मतलब जो उसकी लाइफ है वो एक परिणाम है किसी और के एक्शंस का, उसके एक्शंस का नहीं। उसे ये लग रहा होता है कि उसकी लाइफ किसी और के एक्शंस का, किसी बाहरी एक्शंस का एक परिणाम है। और जो भी वो फेलियर रिजल्ट या किसी भी तरीके का जो भी फेलियर अपनी लाइफ में डील कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स डील कर रहा है, वो एक रिजल्ट है एक आउटर सर्कमस्टेंसेस का। कोई बाहरी कोई फोर्स है जो उसके लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब वो इस चीज में ब्लेम गेम क्या कहता है, दैट मे बी मेरी जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस है ना, उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू फ्लरिश इन माय लाइफ, क्योंकि मुझे वो सारे रिसोर्सेज नहीं मिले। वो ये ब्लेम कर रहा होगा कि मेरा जो बॉस है वो रूड है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया, या फिर मैं अपना बिजनेस इस वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहा कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके के रीजंस दे रहा होगा कि यार मेरे को तो उस टाइम पे पढ़ाई का मौका नहीं मिला। काफी लोग आपने देखे होंगे इस तरीके की चीजें करते हुए कि मेरे को पढ़ाई का मौका नहीं मिला था पहले, मेरे वो परिस्थिति उस तरीके की नहीं थी, इस वजह से मैं लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाया। तो आउटर सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर रहे होते हैं। नाउ उसी में एक तो हो गया आउटर सर्कमस्टेंसेस ऐसे कि जो आप दिख रहे हैं कि हाँ दीज आर द आउटर सर्कमस्टेंसेस, के बिल्कुल बात बंदे की ठीक है कि हाँ वो एक छोटे से शहर में पला बड़ा, वहां पे उसके पास में वो रिसोर्सेज नहीं थे, वहां पे उस तरीके की चीजें नहीं थी, उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। अब इसके अलावा एक और चीज क्या आ जाता है कि वो आपको, एक तो है वैसे दिखना आपको, एक होता है वो आपको बिलीव करवाने लगता है चीजों से, जैसे एक रैशनलाइज पर्सपेक्टिव देने लगता है चीजों का, कि वो क्या कहेगा कि एक तो है कि उसके पास रिसोर्सेज हैं फिर भी वो उसे देख नहीं पा रहा, एक है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे पर उसे वो समझाने की कोशिश करेगा चीजों को, कि एक रैशनलाइज पर्सपेक्टिव देना शुरू करेगा। रैशनलाइज पर्सपेक्टिव क्या होता है कि दो चीजों से मिलकर बनता है रैशनलाइज। रैशनल मतलब जो चीजें आप इवेल्युएट कर पाओ, आप देख पाओ कि दीज आर द इवेल्युएटिंग थिंग्स, कि ये रीजंस है। और लाइज झूठ, ठीक है, वो एक ऐसी चीजें को क्रिएट करने लगेगा जो एक्चुअली देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि उसकी पढ़ाई के चांसेस थे वो कम थे, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद से झूठ जरूर बोल रहा होगा। वो खुद से झूठ इस वजह से बोल रहा होगा ताकि वो बाहर वालों को साथ में खुद से भी झूठ बोल रहा होगा, ताकि वो खुद को एक लूजर ना कह पाए, वो खुद को एक हारा हुआ इंसान नहीं बोलना चाह रहा। इसी वजह से वो इन रैशनलाइज लाइफ को देके ताउम्र गुजरता रहता है। आपने बहुत से इंसान देखे होंगे, अगर उन्हें 20 साल की उम्र थी, सपोज करो 18 साल की उम्र थी, उस टाइम तक उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो उसी चीज को 60 साल की उम्र तक गाते रहेंगे। दैट दोज वर द टाइम्स, उसकी वजह से मैं, या फिर मैं उस टाइम पे पढ़ाई में एक्टिव नहीं था, उसकी वजह से मैं आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर वो एक मेरे सर्कमस्टांसेस थे, मेरी फैमिली के पास में उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उसकी वजह से मैं आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ वो सर्कमस्टांसेस थे, वो उस टाइम तक रहे, लेकिन आप उसे कैरी फॉरवर्ड अब तक कर रहे हो, जिंदगी के 40 साल बाद तक, 30 साल बाद तक, आज तक उस रैशनलाइज पर्सपेक्टिव के साथ में जी रहे हो आप, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आ पाओ। सच्चाई ये होती है कि आप एक्चुअल में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, आप उन बहानों को मारते हो, आप उन चीजों को देते हो, समाज के सामने, लोगों के सामने रखते हो, अपने दोस्तों के सामने, कि हाँ, और वो बिलीव भी कर देते कि उसमें कोई गलती भी नहीं होती। लेकिन एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, आप अपने आप को छुपा रहे होते हो, कहीं ना कहीं कंजर्व कर रहे होते हो, दैट आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दीज पर्सपेक्टिव्स और दीज थिंग्स, जिसकी वजह से मेरे को ये सक्सेस नहीं मिल पा रही। अभी कोपिंग मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें यूज हो सकती है, क्या क्या बहाने हो सकते हैं, जो आपने आपने भी सुने होंगे बहुत सारे। आप चाहे तो अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई हो, मे बी आपने किसी बंदे को कहते सुना हो, यार अब वो टाइम नहीं रहा, उम्र जा चुकी है, अब बिजनेस तो करना है बट अब 60-65 का हो गया हूँ, क्या बिजनेस करूँ, अब 70 का हो गया हूँ, अब क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन अब क्या पढ़ाई करनी है, अब तो एज जा चुकी है वो वाली। इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं सामने। या फिर कह सकते हैं कि आई एम टू यंग फॉर दिस, मेरी तो उम्र बहुत कम है, मैं तो अभी 15-16 साल का हूँ, मैं तो इस चीज के लिए तो बहुत छोटा हूँ, मैं अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। या फिर वो ये कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। ठीक है, वो ये कह सकता है कि मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं रही,
वो ये कह सकता है कि someday I will start, किसी दिन करेंगे शुरू। There is no, किसी दिन क्या होता है, अब उसमें कोई है नहीं, ये कुछ ऐसा हो गया कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। अब वो कब आएंगे, क्या आएंगे, किसी को नहीं पता, बट अच्छे दिन जरूर आएंगे, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दैट कि वो बंदा इस तरीके की चीजें आपके सामने रखना, अपने सामने रखना शुरू कर देता है, दैट समडे आई विल स्टार्ट। वो समडे का वो वेट करता रहता है। वो ये इस तरीके की चीजें रख सकता है मे बी कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ दिस, मुझे बिजनेस तो करना है लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है ना, स्किल्स नहीं है ना। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में दीज आर जस्ट some rationalized perspectives that he is giving। वो इन चीजों को, एक स्किल्स एक्वायर करने में एक्चुअली कितना टाइम लगेगा उसे, स्किल्स एक्वायर करने में उस चीज की ज्यादा से ज्यादा उसे 2 या 3 महीने लगेंगे, उस नॉलेज को गेन करने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने लगेंगे, हद से हद मार के 1 साल लग जाएगा मैक्सिमम, अपने एक्सपीरियंसेस को काउंट करते हुए, अगर वो गलतियां भी करेगा साथ साथ में तो। लेकिन वो ताउम्र उसी चीज को लेके बार बार दोहराता रहेगा, वही चीज बार बार रिपीटेड मोड में कैरी फॉरवर्ड रखेगा। सेकेंडरी जो एक और बहाना जो सबसे कॉमन होता है, जो हम सबने काफी बार सुना होगा, दैट परफेक्शन का वेट करते रहते हैं हम लाइफ के अंदर। अभी वो नॉलेज नहीं है ना, तो पहले वो नॉलेज पूरी हो जाए, वी विल वेट फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट टू कम, कि परफेक्शन आ जाए, एक बार खुद के अंदर परफेक्शन आ जाए, उसके बाद मैं कोई काम शुरू करूंगा। एक बार किसी चीज का परफेक्शन आ जाए, कोई पूरा बिजनेस के बारे में 100% नॉलेज मिल जाए, तब जाके मैं उस बिजनेस को शुरू करूंगा। किसी जॉब के बारे में 100% पूरा सब कुछ हो जाए, पूरा मैं परफेक्ट हो जाऊं उस चीज में, तब जाके मैं अपना रिज्यूमे डालूंगा, उससे पहले तो मैं रिज्यूमे भी नहीं डालूंगा अपना। दे वोंट गो इवन फॉर द इंटरव्यू, वो जाएंगे भी नहीं, जाके भी नहीं देखेंगे कि एक्चुअली है क्या, कि उन्हें एप्लीकेंट है भी या नहीं है, बट वो उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहेंगे पूरी लाइफ में। अब एक्चुअली ये परफेक्शन है क्या, हमने कभी ये जानने की कोशिश करी? ये जो परफेक्ट हम कह रहे हैं खुद को, एक परफेक्ट डिजायर्ड स्टेट में जो हम इमेजिन करते हैं कि हम उस परफेक्ट स्टेट में आ जाएंगे तब हम एक्शन लेंगे, परफेक्शन एक्चुअली मीन्स कि जिस स्टेट में ना ही कुछ एडिशन हो चुके, ना ही कोई डिडक्शन हो सके, वही तो एक परफेक्शन की स्टेट है, कि जहां आपके अंदर कोई एडिशन हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके का कोई एडिशन नहीं हो सकता, ना आपके अंदर से कोई चीज एलिमिनेट हो सकती है, वही तो एक परफेक्शन की स्टेट होगी। अब आप बताइए कि आप इस स्टेट में जाना चाहेंगे जहां आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, आप जैसे हैं वैसे की वैसे रहेंगे। एक एनिमल भी इस स्टेट में नहीं रहता कभी भी, उसको भी आप बदलते हुए देखेंगे परिस्थितियों के साथ में, लेकिन हम उस परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रहते हैं पूरी जिंदगी, कि हम उस परफेक्ट मूवमेंट में होंगे ना, तब हम एक्शन लेंगे। परफेक्ट मूवमेंट एक्चुअली बस एक मिथ होती है, एक मिथ्या होती है, और एक मृत्यु के समान होती है। परफेक्शन बस एक डेथ के इक्विवेलेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है परफेक्शन। तो माय एडवाइस इज ऑलवेज सीक लेस परफेक्शन। कभी भी परफेक्ट मूवमेंट का वेट मत कीजिए किसी भी चीज के लिए, हमेशा लेस परफेक्शन ट्राई करिए, क्योंकि जब आप लेस परफेक्शन के लिए चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस लेस परफेक्शन की वजह से धीरे धीरे आप इवेल्युएट होना शुरू करेंगे, आप अपने आप को बदलना शुरू करेंगे परिस्थितियों के मुताबिक, आगे आगे धीरे धीरे जिस तरीके के चेंजेस आने शुरू होंगे, आप उसके लिए तैयार होंगे आगे के टाइम में। तो ऑलवेज गो फॉर द लेस परफेक्ट मूवमेंट। ऑल्सो जो सेकेंड चीज है, वो हम परफेक्शन देखते क्यों हैं? अगर हमें आइडिया हो कि हम परफेक्शन देख रहे हैं एक्चुअली, बट परफेक्शन हम देख क्यों रहे हैं, हमने ये भी नहीं जाना एक्चुअली। जो परफेक्शन का मूवमेंट, जो एक मिथ आता है ना हमारे माइंड में, वो सिर्फ एक रीजन की वजह से आता है। परफेक्शन का मिथ हमारे माइंड में सिर्फ एक रीजन की वजह से आता है, कि हम ये सोच रहे होते हैं कि सामने वाला हमें क्रिटिसाइज करेगा। हम उस जो क्रिटिसिज्म का डर होता है ना, उसी की वजह से हम उस परफेक्ट मूवमेंट को देख रहे होते हैं। हमेशा उस परफेक्ट मूवमेंट को जो हम भी इवेल्युएट करते हैं, तो सिर्फ एक ही रीजन होता है कि एक परफेक्ट मूवमेंट जब तक नहीं आएगी, जब तक सामने वाला बंदा हमें क्रिटिसाइज करता रहेगा। एंड वंस यू गेट आउट ऑफ दिस स्टेज ऑफ विक्टिमहुड, जैसे ही आप छोटे एक्शन लेने शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे बड़े एक्शन की तरफ में जाते हैं, एंड सेकेंड स्टेज की तरफ आप बढ़ते हैं,
एंड सेकंड स्टेज इज अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव। अभी जो सेकंड स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड स्टेज के अंदर आपको इवेल्युएट होने लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो किसी आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं बनी है। यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शंस के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए, हर चीज के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। आपको ये चीज रियलाइज होने लगती है। यू स्टार्ट टू रियलाइज कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस का कोई प्रोडक्ट नहीं है। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू बट इज हैपनिंग थ्रू यू। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपकी लाइफ में जब आप ये रियलाइज करते हैं कि आपकी लाइफ आपके आपके विरुद्ध नहीं, आपसे ही जनरेट हो रही है। जो भी आपकी आसपास की चीजें हैं वही आपके थ्रू जनरेट हो रही हैं, आप उसे जनरेट कर रहे हो अपने अंदर से। ये आपके मन में एक सेकंड स्टेज के अंदर एक रियलाइजेशन आती है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सिचुएशंस के लिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम रिस्पॉन्सिबल तो बन गए सिचुएशन के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन एनी सिचुएशन। आप अपनी जिंदगी किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे वो आप एक खराब रिलेशनशिप में है, चाहे आप अपने खराब एक फाइनेंशियल स्टेट में है, चाहे आप अपने एक करियर के लिए स्ट्रगल में है, या किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप हैं इस मूवमेंट पे, आप ही उसे डिजायर्ड स्टेट तक ले जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू आर इन दिस कोर्स, आपने अगर ये कोर्स ज्वाइन किया तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। यू आर ऑल इन दिस सेकेंड स्टेज समहाउ। आप उस सेकेंड स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सपेक्टिव में होते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा अपनी हर फील्ड में एक ही स्टेट में रहें। ये हम इवेल्युएट करेंगे आप कौन सी फील्ड ऑफ लाइफ में कौन सी स्टेट के अंदर है, तो वो हम इस सेशन के बाद में इवेल्युएट करेंगे। बट लेट्स कम टू द सेकंड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम अगेन नाउ। तो वी हैव डिस्कस्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन एनी सिचुएशन। इन दिस यू रियलाइज दैट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपकी इनकम आपकी डिजायर्ड इनकम के इक्विवेलेंट नहीं है, then you are the one who have to take this income to the desired income. अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू आर द वन जिसे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। अगर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू आर द वन जिसे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अगर आपके बॉस से नहीं ट्यून अप हो रही है तो यू आर द वन जिसे वो जॉब स्विच करनी होगी, और कुछ नहीं होने वाला। इन दिस स्टेज यू रियलाइज कि यू आर द वन इसे चार्ज लेना होगा अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी चार्ज लेने की जगह हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? हम एक बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना खेल रहे होते हैं। अमर अकबर एंथनी देखिए सर आपने? राज जी, मनोज जी आ जाइए, वीडियो में आ जाइए, थोड़ा सा कन्वर्सेशन चालू रखते हैं। ठीक है, तो सर देखिए आपने अमर अकबर एंथनी देखी होगी ना? उसमें एक देखिए, तो उसके अंदर एक सीन है अमिताभ बच्चन का, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स इन द सेम मूवी अमर अकबर एंथनी में, कि वो ड्रिंक करके आते हैं और आने के बाद में कहीं गिर जाते हैं तो पूरे चेहरे पे चोट वगैरह लग जाती है। अब चोट लगने के बाद में वो व्हाट ही स्टार्ट्स डूइंग, बैंडेड निकालते हैं और एक एक करके शीशे पे चिपकाना शुरू कर देते हैं। चेहरे को देख रहे होते हैं और शीशे के ऊपर बैंडेड चिपका रहे होते हैं। ये सर अमिताभ बच्चन का नहीं है, हमारे हर इंसान का हाल है आज के टाइम में। हम जो आउटर सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, हम एक्चुअली उस बैंडेड के साथ में ही कर रहे होते हैं। वो बैंडेड जहां चोट है वहां नहीं लगा रहे होते, लगा कहाँ रहे होते? शीशे पे देख के लगा रहे होते, और सुबह उठते ही ठीक क्यों नहीं हो रहा? बैंडेड तो डेली लगा रहे हो तुम, डेली तुम उसके ऊपर भरम कर रहे हो, सब कुछ तुम ट्रीटमेंट पूरा दे रहे हो, डॉक्टर के पास में जाके तुम लड़ रहे हो कि यार ठीक क्यों नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है सर कि धूल आईने पे थी और ताउम्र
चेहरा साफ करता रहा। प्रॉब्लम कहीं और थी और आप देख बाहर रहे होते हो। अब वो देख बाहर कैसे रहे होते, पंडितों के पास जाना शुरू कर देते। कुछ दिक्कत आ रही है ना लाइफ के अंदर, करियर में दिक्कत आ रही है, शनि ठीक नहीं चल रहा, राहु में दिक्कत है, काल कोई बुध बुध की स्थिति थोड़ी खराब लग रही है, पंडितों के पास जाएंगे, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाएंगे, 100 तरीके के टोटके वगैरह 100 चीजें निकालेंगे। मतलब कुल मिला के वो आउटर सर्कमस्टांसेस के अंदर सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे, किसी ना किसी वे में वो आउटर सर्कमस्टांसेस से हमारी लाइफ का सॉल्यूशन निकल जाए। सो इन दिस फ्रेम आप उस जो एक यूजुअली जो ये जो फ्रेम है ना, आपने जो भी देखे होंगे अगर आप निकल के आए हो रूरल एरियाज से, तो मोस्टली जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो इसी फ्रेम के अंदर जी रहे होते हैं। विक्टिमहुड की स्टेट बोलते हैं इसे कहीं ना कहीं, कि वो क्या सोच रहे होते हैं कि अगर कुछ लाइफ में गलत हो गया ना तो वो किसी इसी तरीके के लोगों के पास जाएंगे। वो अपने आप को चेंज करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, वो इसी तरीके के लोगों के पास जाएंगे। चीजें किसी पंडित हो गया, कोई आसपास का कोई भी इस तरीके के हो गए जिनके विषय देसी टर्म्स विषय के पित्तर आते हैं, इस तरीके के गांव में आपको बहुत मिलेंगे लोग कि मैं इसके फलाने के अंदर पित्तर आते हैं, तो वहां उसके पास जाने शुरू करेंगे कि वो सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, तो बाहर की चीजें जो होंगी हम आउटर सर्कमस्टांसेस के ऊपर ज्यादा फोर्स करेंगे कि उसे हम चेंज कर लें किसी भी तरीके से, और हम इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो ऑटोमेटिक एक्शंस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स विल स्टार्ट टू हैपन, और आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी इंप्रूवमेंट में ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आने लग जाएगा। अब इस स्टेज में जब आप रहेंगे ना, जैसे ही आप इस स्टेज के अंदर इवेल्युएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस। आप जब भी किसी बेकार स्टेट में होंगे, आप किसी भी लाइफ में, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रगल से जूझ रहा है, आपके फाइनेंशियल जूझ रहे हैं, आप सीधे एक क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन आई टेक? इस स्टेट को इंप्रूव करने के लिए, जो भी मेरी फिलहाल की स्टेट है उसे इंप्रूव करने के लिए मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, क्या चीजें ऐसी हो सकती है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये स्टेट है, इस स्टेट के अंदर आपके जो गोल्स होते हैं वो थोड़े से एक्सटर्नली होते हैं कहीं ना कहीं, और तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, बट आपके गोल्स जो है वो थोड़े से एक्सटर्नल होते हैं। आपको बंगलो चाहिए होता है, आपको गाड़ी चाहिए होती है, आपके जो एक्सटर्नल गोल्स होते हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे किसी भी तरीके के, मतलब कुछ ना कुछ मिला के आपको अपने एक्सटर्नल वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप इस फ्रेम में रहते हैं कि मेरे को अपना आउटर वर्ड जो है वो चेंज करना है, और इस स्टेज में आपकी जो मैं है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। आपका जो मतलब आई का जो पर्सपेक्टिव है आपकी जिंदगी में वो थोड़ी सी अहमियत ज्यादा होने लग जाती है। अब सर सेकंड क्वेश्चन कम, इफ यू आर इन स्टेट ऑफ विक्टिमहुड, अगर आप एक विक्टिमहुड की स्टेट में हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेट में कैसे आ सकते हैं? मैंने ये तो आपको बता दिया कि 2 स्टेट होती हैं, ये स्टेट को अब कन्वर्ट कैसे करना है इसका एक तरीका मैं आपको अभी देने वाला हूं, आगे एज वी डिस्कस तो वो आगे के पर्सपेक्टिव्स आते रहेंगे धीरे धीरे, और भी टेक्निक्स आएंगी, बट फॉर नाउ वट इट इज ऑल अबाउट इज कि 2 सर्कल होते हैं सर जिनमें हम जी रहे होते हैं। फर्स्ट सर्कल इज सर्कल ऑफ कंसर्न, सेकेंड सर्कल इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब जो सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न एक्चुअली होता क्या है? सर्कल ऑफ कंसर्न ये होता है जो भी चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं, बाहरी चीजें, जो भी बाहरी चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं वो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में आती है। आप कहीं बाहर जा रहे थे, बाहर से बारिश होना एकदम से शुरू हो गई है, तो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है कि ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आपके डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ेगा। आपके जो भी आपके डिसीजन होंगे उस टाइम पे, जो भी आप चीजें होंगी, जो भी आपको एक्शंस लेने होंगे उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, नो डाउट। आप बाहर जा रहे हैं, जाम लग गया, ऑब्वियसली इट वुड मेक इफेक्ट ऑन यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में आती है। सेकेंड इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज ऑल अबाउट कि आप उस सर्कल ऑफ कंसर्न में आ चुके हैं, अब आप क्या चेंज करेंगे, आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए, आप क्या बदलाव ला सकते हैं उस परिस्थिति के अंदर, वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है आप ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं,
आप फंसे हुए अपने कोस रहे हैं कि मैं तो ट्रैफिक में फंस गया हूँ आज, और ये है, वो तेज क्यों नहीं चला रहा, वो निकाल क्यों नहीं रहा गाड़ी। इस तरीके की आप अपने आप से बातें करने लगते हैं। बहुत से लोग देखे होंगे आपने इस तरीके की बातें करते हुए, मे बी हम खुद भी करते हैं कई बार। हुआ हो ऐसा आपके साथ में भी कि एक ट्रैफिक के अंदर हो और आप कोस रहे हो कि मेरे को जल्दी है, ये निकाल क्यों नहीं रहा आगे से, ग्रीन हो रखा है, क्या कर रहा है, ये वो इस तरीके की चीजें होंगी। या फिर आप पेट्रोल पंप पे गए हैं, पेट्रोल की प्राइस सडनली आपने देखा इन इंडिया इट्स 100 नाउ, तो अब 70 का पेट्रोल था 100 का हो चुका है, अब 100 पे आप लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूस थिंकिंग करने में कि ये तो 100 का हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, क्या होगा। इस चीजों के ऊपर आप कॉन्टिन्यूस थिंकिंग कर रहे हैं। आप 5-10 मिनट की आपने कन्वर्सेशन इसी के ऊपर कर डाली, जिसको आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप इसका, बट आपने अपनी जिंदगी के 10 मिनट्स आपने उस चीज के ऊपर डिस्कस करने के ऊपर दे दिया, और मे बी वो आपको पूरे दिन तक भी इफेक्ट करे कहीं ना कहीं। बाहर बारिश हो रही है, ये सबसे कॉमन प्रिंसिपल है, आप उसको ही दोष देने लगे, तेरे को भी आज ही बरसना था, आज ही बारिश होनी थी, बाहर निकलना है, मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप इस तरीके की बातें करने लग जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल में लोग लगे हुए हैं लाइन में, अब लाइन में लगे हुए वो सलाह दे रहे होते हैं बड़ी प्यारी प्यारी, डी मार्ट जैसी ब्रांड्स में या फिर एक वॉलमार्ट जैसी ब्रांड्स में की लाइन में लगे हुए हैं, 5-6 बंदे आगे हैं और बैठे बैठे खड़े खड़े सलाह दे रहे हैं, इन्हें काउंटर और लगाने चाहिए। परेशानी इस तरीके की वो कर रहे हैं, ये काउंटर और क्यों नहीं लगा देते, मतलब इतनी बड़ी ब्रांड को रन कर रहा है, बट हाँ उनके दिमाग में वो चीज नहीं आई, बट आपका काम वहां पे ये है कि ये चीज मुझे सलाह देना कि तुम्हें काउंटर और लगानी चाहिए। आपका जो माइंड है वो उस टाइम पे क्या हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपका माइंड एक सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर वर्क कर रहा है। आप उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो उस मोमेंट पे कि जिन चीजों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये हर मीडियोकर पर्सन का एक लाइफ का वो होगा, फिनोमिना होगा। जो भी कोई मीडियोक्रेसी में लाइफ जी रहा है उसकी ये कॉमन चीज पाएगी, सबसे कॉमन चीज पाएगी कि वो हमेशा एक सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर जी रहा होता है। वो हमेशा उन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा होता है जिस चीजों का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया बजट के अंदर, अब उसके ऊपर ही फोकस है, उसका पूरा ध्यान उसके ऊपर लगा देगा कि गवर्नमेंट ने इतना टैक्स इंक्रीज कर दिया है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। अब सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की मेन चीज खूबी क्या होती है कि सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस दोनों ही जो सर्कल्स हैं जिसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दोगे सर वो उतना ही बड़ा होगा। आप जिस भी सर्कल में ज्यादा टाइम तक अपनी जिंदगी को जियोगे, अगर आप अपने सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर जिंदगी का ज्यादातर समय, अपने दिन का ज्यादातर समय सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर अगर जी रहे हैं तो वो एक्सपेंड होना शुरू होगा। जब वो एक्सपेंड होना शुरू होता है तो जब आपका दिन उस सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर गया तो आपका हफ्ता उस सर्कल ऑफ कंसर्न में जाएगा, महीना उस सर्कल ऑफ कंसर्न में जाएगा और पूरी जिंदगी उस सर्कल ऑफ कंसर्न में ही चली जाएगी। और ये बहुत से लोगों की एक लाइफ थ्योरीज में होता है। और एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो रहने वाला है क्या होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रहने वाला हमेशा एक बात सोचता है कि मैं इस परिस्थिति में क्या चेंजेस ला सकता हूं, what changes I can do in this situation. Suppose he is in traffic and he is a reader, he would go out and वो देखेगा कि उसे ट्रैफिक को कैसे खुलवा पाए। If he is not a reader, कोई दिक्कत नहीं है, वो उस गाड़ी में बैठे बैठे कोई पॉडकास्ट सुन लेगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी है वो कर देगा। ट्रैफिक में 2 बंदे बैठे हुए हैं, दोनों वही हैं, लेकिन एक बंदा कोसा जा रहा है सिचुएशन को और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी बना रहा है। उस सिचुएशन में से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि मैं इस टाइम को कैसे यूज कर पाऊंगा। उसे पता है कि जिंदगी का जो एक एक सेकंड, एक एक टाइम जो वो निकाल रहा है बड़ा प्रीशियस है और वो अपनी एनर्जीज को एक राइट वे में यूज कर रहा है। जब भी और कुछ नहीं तो वो कम से कम एक गाने ही चला देगा ट्रैफिक में, जब उसको कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ नहीं तो कुछ गाने फेवरेट प्लेलिस्ट ऑन कर देगा अपनी, लेकिन वो कभी भी अपने सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर नहीं रहेगा। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हुए, चाहे वो निकोला टेस्ला हुए, बड़े बड़े जो भी लीडर्स रहे हैं, आज हैं, कल थे, कभी भी रहे हैं, उनको आप जिंदगी को इवेल्युएट करके देखना, एक बार उनकी बायोग्राफीज पढ़ के देखना, आप पाओगे कि वो सर्कल ऑफ कंसर्न में मिनिमम टाइम तक रहे हैं, बहुत मिनिमल टाइम। अपनी जिंदगी का बहुत छोटे से सेकंड्स उन्होंने उस सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर बिताए हैं।
और मैक्सिमम टाइम जो उन्होंने बताया है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर बताया है। वो बंदा हमेशा जब भी बारिश हो रही होगी तो वो बारिश को तो देखेगा, प्रॉब्लम होगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो 1 सेकंड के अंदर अंदर ही कोई चीजें चेंज होगी। he would curse for maybe for a few seconds, बट वो फिर सिर्फ और सिर्फ few seconds के लिए ही होगा। उसके बाद वो सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा कि what changes I can do in this situation, what responsibility can I take in this situation, instead of comparing वो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू करेगा कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ इस मोमेंट पे, सर्कमस्टांसेस को कर्स करने की बजाय वो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगा। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, आगे से अब से आपको ये इवैल्यूएट करना है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, बड़ी परिस्थिति जब ऐसी आएगी ना, तब होता क्या है, हम बड़ी परिस्थिति पे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, पर आपको बड़ी परिस्थिति पे ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली हमारे साथ गलतियां क्या होती हैं कि जब भी आपने एक फुटबॉलर देखा होगा, फुटबॉलर जब अपनी फील्ड में जब एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना, तो हम उस मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो परफॉर्मेंस नहीं होती है। वो उससे पहले प्रैक्टिस फील्ड में जो कर रहा होता है ना, वो उसका रिजल्ट होती है। तो जब आप इन चीजों को एक अपनी लाइफ के एक मैक्स आउट पीरियड में आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मे बी चेंजेस ना आए, बट छोटी चीजों पे ट्राई करिए। आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, 2 घंटे का आपका ऑफिस टाइम है, उसे देखिए आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो आपके इजीली कंट्रोल में हो जाए। कोई बात नहीं, 2 घंटे से नहीं, 5 मिनट से शुरू कीजिए। फॉर दैट 5 मिनट्स इफ यू रिमेन इन दैट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आप चेंज लाना धीरे धीरे शुरू करेंगे। ये भी मैं आपको एक आगे हमारे पास होगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक मे बी नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस अबाउट इट, कि इन प्रिंसिपल्स को कैसे एक छोटे स्तर पे अप्लाई करना शुरू करें, वो हम नेक्स्ट वीक में अप्लाई करेंगे। बट फॉर नाउ उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करिए इन चीजों को। जब भी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको अपने एक ऐसे सर्कल ऑफ कंसर्न में है आप, जिसमें आप कुछ नहीं चेंज ला सकते, तो उस चेंज को अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आपको कन्वर्ट करना शुरू करिए। जैसे आप उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को कन्वर्ट करने शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बड़ा होने लगेगा। अभी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने एक एग्जांपल दिया कि इलॉन मस्क और टेस्ला और अंबानी, इन जैसे लोगों का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमेशा बड़ा होता है इन कंपैरिजन सर्कल ऑफ कंसर्न। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। आपकी जिंदगी में एक सर्कल ऑफ कंसर्न होगा, मे बी अपने बच्चों की पढ़ाई आपके लिए एक सर्कल ऑफ कंसर्न हो, मे बी आपके फाइनेंसेस आपके लिए एक सर्कल ऑफ कंसर्न हो, ठीक है, उसके कॉलेज का एडमिशन एक सर्कल ऑफ कंसर्न हो। बट इन द सेम वे, क्या एक अंबानी के लिए उसके बेटे की शादी, उसके बेटे की एजुकेशन या ऐसी कोई भी चीज उसके जैसे एरिया ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आएगी? नहीं आएगी। वो हमेशा उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएगी, क्योंकि उसने अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बड़ा दायरा कर लिया है कि अब ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो इतना छोटा हो चुका है कि उसके लिए अब सर्कल ऑफ कंसर्न में बहुत कम चीजें बची हैं। वो पूरे दिन में बहुत मिनिमल टाइम उस चीज को दे रहा होगा। दैट्स व्हाई these people are productive. In order to reach there, you have to become like them. तो आप जब उन जैसा बनना है आपको, तो उन जैसी चीजों के ऊपर वर्क करना शुरू करिए कि उन चीजों के ऊपर वो वर्क कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो जैसे जैसे आप अपना सर्कल ऑफ कंसर्न को छोटा करते जाएंगे और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करते जाएंगे धीरे धीरे अपने दिन के अंदर, दिनचर्या में, छोटे छोटे लेवल पे, मिनिमल लेवल्स पे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जैसे ही आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, then you will start to reach into the third stage. अब तक आप जो थे एक अचीवर कॉन्शियसनेस में थे, अब तक आपका जो मैं था, आई था, वो बहुत बड़ा था कि आई एम द वन हु इज अचीविंग दीज थिंग्स, आई एम द वन हु इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ, आई एम द वन हु इज गेटिंग द डूइंग द एक्शन, आई एम द वन हु इज गेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, अब ये आपका जो आई है श्रिंक होने लगेगा। You will come into the third stage, that is the stage of surrender. एक भजन सुना होगा आपने शायद, प्यारा है मेरे पिताजी काफी सुनते हैं उसे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
बहुत प्यारा भजन है, मैंने बचपन से सुनता आया हूँ, मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ, तो बहुत प्यारा भजन लगता है मेरे को ये। तो ये जो भजन लिखा है ना, ये स्टेट ऑफ सरेंडर में लिखा गया है सर। ये अचीवर कॉन्शियसनेस में नहीं लिख सकता कोई भी। जब आप एक सरेंडर की स्टेज पे आते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन दीज आर नॉट योर एक्शन। आप अकेले नहीं है उस एक्शंस को लेने में, आपके साथ में एक फोर्स और जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे आप अचीवर कॉन्शियसनेस में रहना शुरू करेंगे, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होने लगेगा, आपको वो चीज रियलाइज होनी शुरू हो जाएगी कि आपके साथ में एक कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फोर्स और है जो आपकी हेल्प कर रही है। जब आप विक्टिमहुड में थे तो आपको वो फोर्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। आपको वो लग रहा था, आपको क्या लग रहा था विक्टिमहुड में, कि वो फोर्स आपके अगेंस्ट काम कर रही है सबसे पहले, ठीक है। वही जो फोर्स थी वो सबसे पहले आपके अगेंस्ट थी। सारे काम जिंदगी में जो भी उल्टे करवा रही थी वो वही फोर्स करवा रही थी। आप जैसे ही अचीवर कॉन्शियसनेस में आए, उस फोर्स की नलेबिलिटी हो गई, वो ना पॉजिटिव रह गई ना नेगेटिव रह गई। एंड जब आप थर्ड स्टेज में आए, जब इससे आप आगे बढ़े, तो उस फोर्स की एक पॉजिटिव स्टेट्स में आना स्टार्ट हो जाने लग जाएगा। जैसे जैसे आप अचीवर कॉन्शियसनेस में रहना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल कम इनटू द थर्ड स्टेज। अब ये जो थर्ड स्टेज है, देखिए जरूरी नहीं है कि हर किसी की जिंदगी में आए। कई लोग आपने देखे होंगे अचीवर कॉन्शियसनेस में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। दे आर वेरी गुड इन देयर बिजनेस, दे आर वेरी गुड इन देयर रिलेशनशिप्स, मैनेजिंग देयर रिलेशनशिप्स, बहुत चीजों में अच्छे होंगे, लेकिन वो मे बी इस थर्ड स्टेज को एक्सपीरियंस ना कर पाए लाइफ में। इट माइट बी पॉसिबल, बट ये एक स्टेज जब आती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप होने लग जाती है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी आपके अंदर होगी। आपको आइडिया भी नहीं था आप उस चीज के लिए केपेबल हो गए, आपको आइडिया भी नहीं था कि आपके पास इतना टाइम होगा जितना आप मैनेज कर पा रहे हो इन सारी चीजों को। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो डील जो आपको आपके हाथ से सिर्फ हो चुकी थी, किसी भी कंडीशन में मिलनी नहीं थी सर आपको, बट आपके हाथ में वो आ जाएगी। आपको ये चीज रियलाइज होनी शुरू होंगी जैसे ही आप इस सरेंडर की स्टेज में आना शुरू होंगे। तो जैसे ही आप इस स्टेज में आएंगे, आपको रियलाइज होने लगेगा कि आप बस एक मीडियम है, आप एक बस जरिया है इस नेचर का, और ये नेचर है जो आपसे कुछ करवाना चाहता है। आप तो बस एक मीडियम है जो उस काम को पूरा कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस स्टेज में आएंगे तो आपकी जो आई का, मैंने बताया था कि अचीवर कॉन्शियसनेस में आपका आई बड़ा होने लगेगा, वो आई श्रिंक होने शुरू हो जाएगा। एक्शंस वुड बी द सेम, रिजल्ट्स वुड बी द सेम, बट वो आई का जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो छोटा होने लग जाएगा। आपको रियलाइज होने लगेगा कि आप जो आपका जो मैं है, जो मैं आपका इस स्टेज के अंदर जो सारे काम कर रहा है, उसकी जो अहमियत है वो बहुत कम होने लगेगी धीरे धीरे जैसे ही आप इस स्टेज के अंदर आएंगे। तो पता कैसे चले कि आप इस स्टेज के अंदर रन कर रहे हैं या आप इस स्टेज के अंदर आ गए हैं? देयर आर फ्यू सिम्टम्स दैट यू कैन बाय व्हिच यू कैन नो। आपके जो गोल्स हैं वो एफर्टलेसली अचीव होने लगेंगे। इससे पहले जो आपके गोल्स थे उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स पुट करने पड़ते थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई एम द वन हु स्ट्रगलिंग, आपको ऐसा फील होता था। बट अब आपके जो गोल्स है बड़े एफर्टलेसली अचीव होने लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे। आपको एक अबंडेंस की फीलिंग आनी शुरू होगी, एक क्लैरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी लाइफ की। आपको ये पता चलेगा कि ये आपका हार्ड वर्क नहीं है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आपको एक इनर डिस्कवरी होनी शुरू होगी धीरे धीरे कि आपकी जो हैप्पीनेस है, जो भी आपके बाहर की आउटर चीजें हैं, वो एक्चुअली शायद आपके अंदर से ही शुरू होती है। ये आपको एक इनर डिस्कवरी होनी शुरू हो लग जाएगी इस थर्ड स्टेज के अंदर। नाउ जैसे ही आप इस थर्ड स्टेज के अंदर अपना काम शुरू करेंगे, आप अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें फ्लरिश होने लगेंगी। एट जिस भी एस्पेक्ट में हो, आप इस सरेंडर की स्टेज में जी रहे हैं। अब ये भी मैं इवैल्यूएट करवाता हूँ आपको। नाउ नोट डाउन द 5 थिंग्स दैट वी हैव नोटेड अर्लियर। हमें 5 चीजें नोट करनी है जो भी हमने नोट की। सबसे पहले हमारा था फाइनेंसेस। एक फाइनेंस करके सर एक टेबल बना लीजिएगा, टेबल 1 टेबल 2 ऐसे करके। एक उसमें सबसे पहले तो एक ये लिख लीजिए कि आपके कौन कौन से क्राइटेरिया थे। 5 क्राइटेरिया लिखवाने वाला हूँ, उन 5 क्राइटेरिया को लिख लीजिएगा एक एक करके। उसके बाद में यहाँ पे स्टेज, जिस स्टेज में आप हैं, और थर्ड कॉलम इज जिस स्टेज में आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल बी डूइंग द फाइनेंसेस। सेकंड वुड बी हेल्थ, आप नोट डाउन कीजिए हेल्थ।
थर्ड नंबर पे आपका आता है रिलेशनशिप। फोर्थ में आपका आता है करियर। फिफ्थ में आपका आता है इनर वर्ल्ड। इफ यू आर फीलिंग एनी डिप्रेशन, किसी भी अगर मेंटल इलनेस से क्या कुछ भी आप जूझ रहे हैं, तो वो आप इनर वर्ल्ड के अंदर टाइटर कीजिएगा कि आप खुद के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपका अपने माइंड के साथ में, अपनी बॉडी के साथ में रिलेशनशिप कैसा है, उसको स्टेज दीजिएगा। तो इन पांचों चीजों को आई वांट यू के इन तीनों जो स्टेजेस हैं उसमें इवेल्युएट कीजिए कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं। आपके फाइनेंसेस में आप कौन सी स्टेज के ऊपर हैं? क्या आप एक विक्टिमहुड के अंदर जी रहे हैं, या आप एक अचीवर कॉन्शियसनेस के अंदर है, या फिर एक सरेंडर की पोजीशन में है? आप इवेल्युएट कीजिए। अभी आपकी हेल्थ के अंदर आप इवेल्युएट कीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो हेल्थ है वो बाहरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से इफेक्ट हो रही है, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वो सिर्फ बाहर की वजह से हो रही है? बाहरी इन द सेंस कोई और फोर्स आपको बीमार कर रही है। दिस आर नॉट योर एक्शंस, जिसकी वजह से आपको वो चीजें सफर करनी पड़ रही हैं। आपका रिलेशनशिप अगर खराब है, तो कई लोग आपने देखे होंगे कि पंडितों के पास चक्कर काटते रहते हैं। दीज पीपल आर लिविंग इन विक्टिमहुड। उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि वो विक्टिमहुड की स्टेज में है, उनका जो रिलेशनशिप है वो बाहर से ठीक होगा। ठीक है, तो वो आप कहीं उस पर तो नहीं है। नोट डाउन दीज थिंग्स। आपका जो करियर है, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप का जो करियर है, आप किसी आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप अपने करियर में फंसे हुए हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, और वो किसी आउटर सर्कमस्टेंस की वजह से हो रही है? ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो नोट डाउन दोस्त। अब नोट डाउन कीजिए, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, या स्टेज 3 में है। इन पांचों पॉइंट्स में आपके इनर वर्ल्ड पे ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आपका जो इनर वर्ल्ड है, आप अगर किसी तरीके की डिप्रेशन में है, किसी तरीके की कोई भी अगर आपको चीजें इफेक्ट कर रही है, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वो चीजें आपको कोई बाहरी सॉल्यूशन आने वाला है उस चीज के लिए, कोई मिरेकल होने वाला है, और कोई बाहरी चीजें ही उसे इफेक्ट कर रही है, तो आप एक विक्टिमहुड की स्टेज में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीजें आपकी इनर वर्ल्ड से ठीक, मतलब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे ठीक करने की, तो आप नोट डाउन कीजिए स्टेज 2 में। टाइम दीजिए, इवेल्युएट कीजिए, सोचिए कि आप कौन सी स्टेज में हैं अभी फिलहाल। इन पांचों चीजों के अंदर आप सोचिए कि आप कौन सी स्टेज के अंदर अभी जी रहे हैं अपनी जिंदगी को। देयर शुड बी क्लैरिटी कि आपको कहां से कहां जाना है। यह पाथ आपको क्लैरिटी लेके जाएगा, आप पांचों इन अपने पर्सपेक्टिव्स में कहां हैं फिलहाल। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं डन, या फिर थम्स अप भी कर दिएगा तो भी मेरा चल जाएगा काम। इस- वीडियो जिसकी ऑन होगी उसके लिए एक इजी एक्सेस मिल जाएगा। डन। कोई कुणाल जी आपका हो गया, इवैल्यूएट करा आपने? ओके, कुणाल जी ने मैसेज कर दिया। मनोज जी इंटरेक्टिव वे में नहीं है फिलहाल। चलो सर आपने फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, पांचवा कौन सा बताया था? सर, इनर वर्ल्ड। अच्छा अच्छा यार। इनर वर्ल्ड, आपका जो इनर वर्ल्ड है, जो भी आप अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा माइंड ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। ये एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप उसे टाइटल मत दीजिए किसी भी बीमारी का, डिप्रेशन वगैरह नाम मत देने की जरूरत नहीं है। बस आप सीधा सीधा ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आपका माइंड आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, आपकी इंटेलिजेंस आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है, आपको किसी तरीके से वो परेशान कर रही है, तो उसका आप सॉल्यूशन क्या समझते हैं? क्या उसका सॉल्यूशन आपको ये लगता है, या उसका रीजन आप क्या समझते हैं? दोनों ही पर्सपेक्टिव रहेंगे इसके अंदर। अगर आप उसका रीजन ये समझते हैं कि वो बाहरी चीजों से की वजह से ही है, और वो बाहरी चीजों की वजह से ही ठीक होगी, आपका उसके अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, यू आर मतलब आपको ऐसी सर्कमस्टांसेस दे दिया गया है, आपको तो ऐसा चीज दे दी गई है, एक कर्ज की तरह है, तो वो आप विक्टिमहुड की स्टेज पे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है यू आर द वन हु कैन टेक द चार्ज टू चेंज दैट स्टेज, तो आप स्टेज 2 के अंदर उसे इवेल्युएट कर सकते हैं।
अगर आप उसी इनर वर्ल्ड के अंदर आप ऐसे हैं कि आप सरेंडर की स्टेज में चल रहे हैं, यू आर रनिंग इन द स्टेज ऑफ सरेंडर, कि आपका ब्रेन जो है एफर्टलेसली वर्क कर रहा है, स्टीमलेस, तो आप सरेंडर लिख सकते हैं। जिस भी स्टेज में हैं आप उसे लिख दीजिए फिलहाल। एंड इन द नेक्स्ट कॉलम नोट डाउन आप किस स्टेज में जाना चाहते हैं। पांचों ही चीजों में आप जिस भी स्टेज में जाना चाहें आप लिख सकते हैं। ये आपको एक करंट इवैल्यूएशन प्रोवाइड करेगा कि आप अपने इन पांचों पार्ट्स में कहां स्टैंड करते हैं फ्रॉम व्हेन द दिस कोर्स बिगिन। तो आप व्हेन दिस कोर्स एंड्स आप खुद इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपके अंदर आप कौन सी स्टेज में आएंगे, किन चीजों के अंदर। माइट नॉट बी पॉसिबल कि सारी चीजें आप 2 मंथ्स के प्लेटफॉर्म के अंदर कंप्लीट कर पाए, लेकिन दिस माई श्योरिटी कि आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो मिनिमल 5 में से 2 चीजें ऐसी होंगी जिसमें आप सरेंडर की स्टेज में कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा होना शुरू हो चुका होगा, और फिर आपके पास में कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आप बाकी चीजों को भी स्टेज में कन्वर्ट कर पाएंगे अपने लिए। क्योंकि चेंजेस हमारे साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, एक ह्यूमन बीइंग के साथ में होती है। टॉमी रॉबिन्स ने एक काफी प्यारी कोट कही थी, दैट द प्रॉब्लम विद ह्यूमन बीइंग इज दैट वी undervalue what we can do in a decade and we overvalue what we can do in a year. Sorry, underestimate, undervalue, not undervalue, it's underestimate and overestimate. हम 1 साल के अंदर क्या तीर मारेंगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हम 10 साल के अंदर किस स्टेज पे पहुंच सकते हैं इसके ऊपर बहुत कम फोकस कर रहे होते हैं। और चेंजेस लाइफ में कंपाउंडिंग होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में कंपाउंडिंग का बताया था कि जिंदगी में जो भी आप कुणाल जी देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, उसमें कंपाउंडिंग का एग्जांपल दिया था मैंने एक। तो जिंदगी में जो चेंजेस होते हैं वो कंपाउंडिंग लेवल पे होते हैं। आप धीरे धीरे जब इस चीज को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि कैसे आप एक स्टेज में कन्वर्ट करते जाते हैं। नाउ सर कम्स द 4th स्टेज, जिसका हर धर्म, हर पंथ, कोई भी अगर धर्म इस धरती पे बना है तो उसके अंदर उसमें इसका जिक्र जरूर रहा है, द स्टेज ऑफ अवेकनिंग इज द 4th स्टेज। ये हर ह्यूमन लाइफ का एक कहीं ना कहीं गोल रहता है, एक एक्सपीरियंस करना चाहती है ह्यूमन लाइफ के इस 4th स्टेज को। अब वो होता है नहीं होता है वो दैट्स बेस्ड ऑन आउटर सर्कमस्टांसेस। इसका ऐसा भी नहीं है कि इन तीनों चीजों से के ऊपर बेस्ड है। एट टाइम्स माइट बी पॉसिबल कि आपने 3rd स्टेज तक ही रह गए, 2nd स्टेज में आप अचीवर कॉन्शियसनेस में रहे, आप 4th स्टेज तक नहीं रह पाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। बट दिस इज द 4th स्टेज जब आपको वननेस एक्सपीरियंस होती है, आपको ये रियलाइज होने लगता है कि सब एक है, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। जो बात कर रहा है वो भी वही है, जो सुन रहा है वो भी वही है, जो बात हो रही है वो भी वही है, एवरीथिंग इज वन। ये स्टेज होती है सर अवेकनिंग। इसे कबीर ने भी अपने शब्दों में रखने की कोशिश करी है, बहुत सारे संत हुए हैं उन्होंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन शब्द हमेशा कर नहीं पाए इसे, ना कर पाएंगे ना कर सकते हैं, ना आज तक कोई कर पाया ना आगे कोई कर पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ये एक ऐसी स्टेज है जो खुद ही एक्सपीरियंस करनी है आपको। तो दिस इज द 4th स्टेज अवेकनिंग की। वो तो देखो इस कोर्स का पार्ट नहीं रहेगा, उसके लिए आपके पास स्वामी जी हैं वो आपको जरूर गाइड कर पाएंगे। बट these 3 stages I would definitely help you out to help you reach the stage of surrender। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाइए, मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि आप उस सरेंडर की स्टेज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स अपने हर लाइफ के एस्पेक्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। 1 घंटे का सेशन था आज का। तो आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं सर, किसी भी तरीके के, कोई भी हो इस स्टेज के रिगार्डिंग या कोई पहले के रिगार्डिंग, कोई भी किसी भी तरह की चीजें हो
एंड सेकेंडरी एक और चीज थी कि पहले मैंने सोचा था कि क्या नाम है, संडे का हम वो रखेंगे ओरिएंटेशन सेशन, बट बिकॉज आई विल बी हैविंग माय एग्जाम्स दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, तो मेरे पास सेकंड बैच लेने का टाइम होगा नहीं। तो आप अगर चाहें तो मैं आपको शॉर्ट में सम अप कर सकता हूँ कल के दिन, अगर आप चाहें तो। और अगर आपने देख लिया रिकॉर्डिंग्स तो उससे काम चल सकता है, तो उससे आप चला जाइएगा। कहेंगे तो मैं एक स्पेशल सेशन ले लूंगा 1 घंटे का, उसमें मैं आपको जो भी ओरिएंटेशन में था उसको शॉर्ट में नहीं बता दूंगा, सम अप करके। वो आपके ऊपर है, जैसे आप चाहोगे वैसा हो सकता है, कोई इशू नहीं है मेरे को। मैं 1 घंटे का टाइम निकाल सकता हूँ, 1 से 1.5 घंटे का, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कल के लिए मेरे पास टाइम रहेगा, आप जैसे कहेंगे वैसे देख सकते हैं। बाकी अब आप प्लीज अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, या क्वेश्चंस पहले पूछ लीजिए फिर स्टॉप कर देंगे। कोई क्वेश्चन है सर आपके किसी भी तरीके के? अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर ये से कह रहे हैं आपकी विक्टिम से स्टेज 2, फिर सरेंडर से फिर अवेकनिंग स्टेज, तो ये हमारी एक्शंस के थ्रू ही होना है ना? देखिए, सरेंडर तक एक्चुअली है क्या, एक्शंस जो आपके बेस्ड है ना, एक्शंस आपके ना सेकंड स्टेज पे खत्म हो जाते हैं सर। जो आपकी सेकंड स्टेज में जब आप जीना शुरू करते हैं ना, तो वहीं तक आपके एक्शंस रह जाते हैं। उसके आगे आप कर्म तो कर रहे होते हैं, जब आप थर्ड स्टेज में आ जाते हैं ना, तो वो जो स्टेज होती है वो स्टेज होती है जो जिसका श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। जब कृष्ण जी ये कहते हैं कि अपना कर्म करिए, तो कर्म का वो जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो कर्म थर्ड स्टेज में ही आपके आप समझ पाते हैं कर्म है क्या। उसमें आपको रियलाइज होता है कर्म वो नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, कर्म वो है जो आपके थ्रू करवाया जा रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस। अगर आप वही रहे होते हैं सेकंड स्टेज में, जब आप करना शुरू कर देते तो आप वो एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। थर्ड हम्म। स्टेज में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्शंस कोई चेंज हो गए। ठीक है, मे बी आप सेम तरीके के एक्शंस ले रहे हैं, सेम बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं, सेम सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपके अंदर एक नया तरीके का एक्सपीरियंस डेवलप होने शुरू हो जाता है कि आप ये समझते हैं कि वो हो रहा है। आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, दिस समथिंग जो आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं, मतलब एक आपके थ्रू चीजें करवाई जा रही हैं, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू यू। आप ये चीज एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। ये होती है थर्ड स्टेज। हम जब एक्शन लेना शुरू करते हैं, वो एक्शन हम सेकंड स्टेज में लेना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम द सेकंड स्टेज ओनली हम उन एक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं। तो सर ये जैसे हम चेंज होंगे इसमें, तो ये भी हम कैसे चेंज होंगे? मतलब ये प्रोसेस आगे का प्रोसेस है, आगे की क्लासेस में बताया जाएगा कैसे हाँ हाँ, कैसे चेंज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है हर सर। चीज के ऊपर बात होगी, रिलेशनशिप्स के ऊपर बात होगी, फाइनेंसिस के ऊपर बात होगी, क्या क्या प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई करने हैं, क्यों हम फाइनेंसिस के थ्रू स्ट्रगल करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे चीजें डिस्क्लोज होंगी। देखिए मैं चाहता ना तो ये दो हफ्ते के अंदर अंदर इस कोर्स को समअप कर सकता था, नॉट अ बिग डील। ठीक है, मेरे पास समअप इंफॉर्मेशन है, मैं आपको पास ऑन कर दूं, बात खत्म। ठीक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप लेके भी अगर बैठ जाएंगे ना, तो भी चेंजेस नहीं आ पाएंगे। सही बात। ठीक है, तो सेकेंडरी आपके साथ में एक फोटो में शेयर करने वाला हूँ अभी ना, मेरे को एक बार मैंने कंप्यूटर के अंदर फीड करनी रह गई थी, वेट अ सेकंड, जस्ट मैं ग्रुप में आपकी शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो इतने आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, मैं इतने ये फोटो मैं एक बार ना आपके ग्रुप में भेज दूंगा बाद में, और अभी के लिए मैं यहाँ पे